वर्ल्ड कप 2024 जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में यूएसए के साथ खेलेगी। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या एक दफा फिर से बाबर आजम अपने यारों दोस्तों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 के अंदर अकोमोडेट करेंगे, या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को जहन में रखते हुए, कंडीशंस को जहन में रखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चूज की जाएगी? ये एक वो सवाल है जिसके ऊपर ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने वाले और पाकिस्तान के लिए खेलने वाले जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी अब इस मौजू के ऊपर जो लबकुशाई है वो करना शुरू कर दी है। इमरान नजीर, जिनको पाकिस्तान में मॉडर्न डे क्रिकेट का पायनियर समझा जाता है, बानी समझा जाता है, उन्होंने अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी किन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए, इसको लेकर जो बातें हैं वो की हैं, जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फखर जमान के हवाले से अब ये क्यों कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एज एन ओपनर खिलाए, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और फखर जमान का अगर कैरियर देखा जाए तो किस पोजीशन के ऊपर फखर जमान जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। नंबर 1, भारतीय मीडिया ने 2 रिपोर्ट्स आज शेयर की, एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 बनेगी और जो 15 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान ने चूज किया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसके ऊपर भारतीय मीडिया ने दिल खोलकर जो बातें हैं वो की हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वो रिपोर्ट लगी। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि वो चीजें जो मैं पिन पॉइंट करता था वही भारतीय मीडिया ने भी समहाउ पिन पॉइंट करने की कोशिश की। सो एक तो उसको आज की वीडियो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कल मैंने एक वीडियो की जिसमें आईसीसी की 2 नंबरी और इंडियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने मिलजुल कर जो प्लान किया है वर्ल्ड कप 2024 को चुराने का, इसके हवाले से चीजें शेयर की। लेकिन भारतीय ऑडियंस भी नाराज हो गई। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो तमाम लोग जो बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं या बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए हैं, उन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और फिर मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार भरे जो जज्बात हैं वो गालियों की सूरत में शेयर किए गए। लेकिन अब जनाब 3 मुल्कों ने आईसीसी को फॉर्मल कंप्लेन जो है वो कर दी है और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो एक हद से आगे निकलकर उन्होंने जो चीजें हैं वो आईसीसी के सामने रखी हैं कि ये जो आपने 2 नंबरी, असल में वो जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल करना था ना, वो पे ये नून ये काफ छोटी ये होता है, समझने वाले समझ चुके होंगे। सो जो श्रीलंका वाले हैं ना, उन्होंने असल में ये कहा है, लेकिन मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स के अंदर आपको ये बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये बगैरती करना छोड़ दें। सो बगैरती की क्या गई है? हुआ ये कि जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल किया तो उसमें जो अपनी आंखों का तारा है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जो आईसीसी को हर दफा यह कहकर ब्लैकमेल करता है कि जनाब देखें हम आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है तो आपको हमारी जो बातें हैं वो मानना पड़ेंगी। सो आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2024 का जब शेड्यूल तैयार किया होस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर, तो उस वक्त भी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी डिमांड्स को मीट किया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती कि चलें आपने शेड्यूल तरतीब दिया, उसमें आपने अकोमोडेट कर लिया, आप जस्टिफाई उसको कर सकते थे। लेकिन फिर जो वार्म अप मैचेस के ऊपर बगैरती की गई, उसमें जितने भी वार्म अप मैचेस खेले गए वो 4 स्टेडियम्स के अंदर खेले गए, जिनमें जनाब 2 स्टेडियम जो थे वो यूएसए के अंदर थे, एक फ्लोरिडा और एक टेक्सास के अंदर डैलस में, जबकि एक स्टेडियम जो है वो बल्कि एक शहर वेस्ट इंडीज का था जिसमें 2 स्टेडियम्स के अंदर पोर्ट ऑफ स्पेन और जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है वहां पर वार्म अप मैचेस जो हैं वो खेले गए। लेकिन फिर हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश का जो वार्म अप मैच है वो खेला गया न्यूयॉर्क में, और इस वार्म अप मैच की जब वेन्यू शेयर नहीं की गई थी आईसीसी की जानिब से, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी खिचड़ी जो है
वो आईसीसी और बीसीसीआई की जानिब से पकाई जा रही है, लेकिन लोग समझने में देर करते हैं। उनको बड़ी देर बाद समझ लगी जब 2 दिनों बाद आईसीसी ने कहा कि जनाब न्यूयॉर्क का जो तारीखी स्टेडियम है, जो न्यूली बिल्ड स्टेडियम है, वहां पर बांग्लादेश और इंडिया जो है वो वार्म अप मैच खेलेंगे। तो फिर लोगों को समझ आई कि असल में बगावती की गई है। लेकिन अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने और श्रीलंकन मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि आपने जो 2 नंबरी करना शुरू किया ना, इसको बंद करें। और इसको भारतीय मीडिया ने जिस टाइटल के साथ और जिस हेडलाइन के साथ लिखा है ना, वो जरा आप सुन लें। इनसाइड स्पोर्ट भारत का एक वेबसाइट है, न्यूज जर्नल है, बड़ी जनाब ये खबरें शेयर करते हैं भारतीय क्रिकेट और ओवरऑल जो दुनिया क्रिकेट और स्पोर्ट्स की जितनी भी खबरें हैं ये शेयर करते हैं। इन्होंने लिखा T20 वर्ल्ड कप, आगे जनाब 2 इन्होंने नुक्ते डाल दिए जिसको आप कॉलम कह सकते हैं, और फिर आगे लिखा इज आईसीसी फेवरिंग इंडिया क्वेश्चन मार्क। क्या आईसीसी भारत को फेवर दे रहा है क्वेश्चन मार्क। ये किसने लिखा? इनसाइड स्पोर्ट ने, किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने नहीं लिखा। द डॉन ने, द न्यूज ने, या कोई और एक्सप्रेस ट्रिब्यून नामी जो जनाब बड़े बड़े पाकिस्तान के न्यूज पेपर्स हैं, उन्होंने ये चीज ने लिखी। भारत की जो वेबसाइट है उन्होंने लिखा। और इस खबर की जब डिटेल में जाया जाए तो फिर चीज सामने आती है कि श्रीलंका एंड आयरलैंड प्लेड अ वार्म अप मैच इन फ्लोरिडा ऑन फ्राइडे अंडर एक्सट्रीम सन एंड आफ्टर द इनकाउंटर both teams had to wait over 7 hours without any updates by the ICC for their charter flights. The report further reveals that the teams were to reach New York by 8 p.m. on Friday, but only ended up reaching their destination on 5 a.m. the next day. Now on of that Sri Lanka team had to cancel their 3 जून को श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के साथ न्यूयॉर्क में नासो काउंटी के अंदर मैच खेलना है। लेकिन हुआ क्या कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की चार्टर फ्लाइट डिले हुई। आईसीसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, आईसीसी ने कुछ नहीं बताया, और जो श्रीलंका था उसको अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो कैंसिल करना पड़ा। क्यों कैंसिल करना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन आप चूंकि ग्राउंड के बिल्कुल करीब होटल देते हैं तो फिर विद इन 20 to 25 मिनट्स आप स्टेडियम में रीच कर जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस सेशन कंपलसरी नहीं करते तो ऑप्शनल रख लेते हैं कि जो खिलाड़ी अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे हैं वो आकर प्रैक्टिस कर ले। लेकिन इन्होंने मुकम्मल प्रैक्टिस सेशन जो है वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया, ये जो सवाल है, इस सवाल के जवाब में यह बताया गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जो अकोमोडेशन दी गई है वो नासो काउंटी स्टेडियम से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अगर मैं अपने गांव में बैठे हुए टाइम नोट करना शुरू करूं और गाड़ी यहां से निकालूं तो मैं 1.5 घंटे में लाहौर अपना जो ऑफिस है वहां पर पहुंच सकता हूं। इतना दूर मुझे समड़ियाल से लाहौर पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं पहुंच सकता हूं। और इतना दूर जो स्टेडियम है, स्टेडियम से रूम है और होटल जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को दिया गया था। और भारत को किधर दिया गया है? विद इन फ्यू मिनट्स अवे। और इसके अलावा भारत को अकोमोडेट किया वार्म अप मैच पे। इसके अलावा एक और बगैरती, भारत के पहले 3 मैचेस जो रखे गए हैं वो न्यूयॉर्क में है ताकि उनको कम सफर करना पड़े, थकावट ना हो, क्योंकि जिस्मानी तौर पे कमजोर है ना। हार्दिक पांड्या का मुंह देखे ऐसे लगता है जैसे बेचारे को कभी अजलू से खाना ही नहीं मिला हुआ। हालांकि उसकी फिटनेस है, वो काम करता है अपनी फिटनेस के ऊपर। शक्ल देख के तो ये लगता है कि गरीब है, ये जो उसको 6 पैक पड़े हुए हैं ये फिटनेस के नहीं बल्कि भूख के हैं। लेकिन हकीकत में तो उसने फिटनेस के थ्रू ही गेन किया है ना। तो फिर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपना और आईसीसी ने साथ मिलकर जो अपने होम टीम है, जैसे यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट खेले जाते हैं तो एक टीम इंतजामिया की होती है। ये वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना, वो पाकिस्तान में जो टेबल के टूर्नामेंट है उसमें इंतजामिया की एक टीम जिसको हर तरह की जो फेवर है वो दी जाती है टूर्नामेंट में। अंपायर भी उसकी मर्जी के काम करते हैं। बांग्लादेश वाले वार्म अप मैच में रविंद्र जडेजा जो है वो हो गए थे स्टंप, और जो भारत के अपने कमेंटेटर्स हैं उन्होंने कहा कि मैं यहां पे आपको बताता असल गेम क्या डाली गई है, लेकिन चूंकि मेरा रविंद्र जडेजा के साथ सामो कोई फड्डा है और लोगों ने इस चीज को किसी और एंगल पे ले जाना है तो इसलिए मैं खामोश हूं, आई विल शट माई माउथ, ये तक कहा गया। तो जब हर वो काम करना है
तो फिर क्रिकेट बोर्ड भी बोलेंगे। हालांकि ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वही है जिसने 2023 के एशिया कप पे जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू को लेकर फड्डा चल रहा था, तो इन्होंने अपना कंधा, अपना सहारा प्रोवाइड किया था भारत को कि आए हमारे कंधे के ऊपर रखकर बंदूक जो है वो चलाएं। और फिर भारत ने अब वर्ल्ड कप में आईसीसी इवेंट के अंदर उसी श्रीलंका को बजा कर रख दिया है, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान की 2023 के अंदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बजाई थी। सो भारत किसी का सगा नहीं है, ये चीजें अब पता चल गई हैं। और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और इनके साथ साउथ अफ्रीका और आयरलैंड, इन तीनों मुल्कों ने आईसीसी को फॉर्मल कंप्लेन जो है वो कर दी है। अब आते हैं जनाब जो हमारा मेन टॉपिक था, और बल्कि इससे भी पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया ने एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से खबर शेयर की, उसमें उन्होंने वही इंट्रो डाला जो हमेशा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। एक दिन ये किसी सबसे कमजोर टीम से हार जाएंगे और दूसरे दिन वो टीम जिसके बारे में कहा जाता कि ये किसी से नहीं हार सकती, पाकिस्तान उसको ऐसा फेंटा लगाएगा कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान खेला किस तरह से है। सो अब उन्होंने अपनी इंट्रो का रिपोर्ट का इंट्रो है ना, वो भी इसी तरह से दिया कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। और पाकिस्तान के पास बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान के पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान जैसे नाम हैं जो इन कंडीशंस जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के हैं वहां पर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं जो अगली बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख सकते हैं अपने गिवन डे पर। और उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में अभी पाकिस्तान को सारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं वो रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 में आपको हैरत का वो झटका पहुंचाएगा जो आपने सोचा हुआ भी नहीं होगा। अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि इमरान नजीर साहब पाकिस्तान के हार्ड हिटर ओपनर हादिल अजीज, उनको जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन, और जॉइंट उनके हो गए थे, हड्डियां उनकी कमजोर हो गई थी, वो बल्ला नहीं थे पकड़ सकते। इसी वजह से उनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया और अब वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने साइम अयूब को बहुत ज्यादा चांसेस दिए, लेकिन साइम अयूब चूंकि उन चांसेस को अवेल नहीं कर पाए, तो अब पाकिस्तान को दायरे के अंदर जो पहले 6 ओवर हैं उन 6 ओवरों में फखर जमान को यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान को बाबर आजम जो हैं उनको वन डाउन पोजीशन के ऊपर भेजना चाहिए और जो जनाब रिजवान हैं वो फखर जमान का साथ दें। जबकि अहमद शहजाद जो उसी शो पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि समहाउ आई एग्री विद इमरान नजीर, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान को अहमद शहजाद के ये अल्फाज, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उस्मान खान, जिनको एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन की वजह से टीम के अंदर जगह मिली है, उनको टॉप ऑर्डर के अंदर ही खिलाना चाहिए और उनका साथ दें मोहम्मद रिजवान। देन वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम आ जाए। और इंटरेस्टिंगली जो बाबर आजम है उनके हवाले से अहमद शहजाद ने इसलिए कहा कि वो वन डाउन पोजीशन पर आए कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो कोई अच्छा नहीं है और वो किसी भी वक्त लड़खड़ा सकता है। सो बाबर आजम वन डाउन पोजीशन के ऊपर आए और गेम को अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जितना डीप लेकर जा सकते हैं उतना डीप लेकर जाएं, और जब गेम को डीप लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो जीत भी सकता है। और अगर अभी जो दूसरा वर्ल्ड कप का मैच खत्म हुआ है पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज, इस मैच को भी एनालाइज किया जाए तो इसमें भी वेस्ट इंडीज की टीम अगर जिस तरह से आईपीएल के अंदर खेलते हैं, इनके खिलाड़ी ज्यादातर आईपीएल से वापस आ रहे थे, उसी तरह की इन्होंने शाटे मारने की कोशिश की, लेकिन मैच वो फंसाकर चले गए थे। ये रोस्टन चेज जो हैं वो जनाब स्ट्राइक रोटेट करते रहे और इसी वजह से जो वेस्ट इंडीज है एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मैच जीत लिया। जबकि आंद्रे रसल जो है उन्होंने नीचे से आकर जो हार्ड हिटिंग है वो की और मैच को वेस्ट इंडीज के हक में डाल दिया। सो पाकिस्तान को भी इसी फार्मूले के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह की कंडीशंस हैं यहां पर स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और जब पाकिस्तान के बल्लेबाज रिजवान, बाबर आजम टाइप स्ट्राइक रोटेशन करेंगे, जबकि इनके अराउंड खेलने वाले लड़के जो हैं वो फ्रीली अपनी गेम को खेल सकेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली जीत के करीब जाएगा। इसके अलावा बाबर आजम के ऊपर जनाब शादाब खान, आजम खान और साइम अयूब को चांसेस देने की वजह से यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने ये यारी दोस्ती वाली टीम बना दी है। तो मुझे जनाब वो जो लंडे के सहाफी ये कहते हुए नजर आते हैं उनके ऊपर बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि बाबर आजम को एक साइड पे अगर रखा जाए और पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड में जाकर खेली थी जिसमें बाबर आजम का कोई अमल दखल नहीं था, उस टीम को स्टडी किया जाए तो उसमें आजम खान भी थे, उसमें साइम अयूब भी थे जो पहली दफा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के होते हुए पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर खेले, और इसके अलावा 2-3 और भी नाम थे
जो जनाब अभी भी टीम के साथ हैं। सो अब बाबर आजम क्या क्या कसूर है? क्या बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम के अंदर जगह दी? क्या बाबर आजम ने उस्मान खान से राब्ता किया था कि आप यूएई क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? क्या बाबर आजम ने साइम अयूब को एज एन ओपनर खेलने का जो मौका है वो दिया था? और बाबर आजम अगर जब खुद कप्तान बने तो साइम अयूब को ओपनिंग से हटाते ना, तो उस वक्त लोगों ने कहना था कि बाबर आजम यारियां दोस्तियां निभा रहा है। लेकिन बाबर आजम ने पूरा बैक किया, पूरा चांस दिया, लेकिन वो चांस अवील नहीं कर पाए। आजम खान को किसने टीम के अंदर शामिल किया? मोहम्मद हफीज ने। हालांकि मुझे आज भी लगता है कि आजम खान को जब मौका अभी तो मिल रहा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप के अंदर मौका मिलेगा तो आजम खान पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आजम खान के साथ अब उसके बॉडी की वजह से, उसकी बॉडी शेमिंग करते हुए यह कहा जा रहा है कि जनाब इस भालू को बाहर कर देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस तरह के अल्फाज किसी भी क्रिकेटर के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप उसको सिफारिशी कह रहे हैं, लेकिन उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर परफॉर्मेंस को जाकर देखें। हां, एक गलती बाबर आजम से जरूर हुई कि इनको मोहम्मद हारिस के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि 2022 के बाद जिन क्रिकेटर्स ने 1000 रन टी20 क्रिकेट में स्कोर किए हैं उनमें पाकिस्तान की जानिब से जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है वो मोहम्मद हारिस था। हाँ, मोहम्मद हारिस वाली बात पे मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज करूंगा कि आपने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अगर जनाब कुछ खिलाड़ियों की वजह से बाबर आजम के ऊपर यह कहा जाए कि ये अपने यारों दोस्तों को अकोमोडेट कर रहा है, तो भाईजान मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और ना ही मैं इस बात को मानूंगा और ना ही इस बात के ऊपर मैं वो जो लंडे के साफी हैं उनके साथ खड़ा हूंगा। मैं बाबर आजम के हक में ये जो बातें हैं वो शेयर करता रहूंगा। इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूं, जनाब फखर जमान 2024 के अंदर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर इन्होंने ज्यादातर बैटिंग किया, ज्यादातर क्या बल्कि सारे मैचेस में, और नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए फखर जमान का जो स्ट्राइक रेट है वो कैरियर बेस्ट स्ट्राइक रेट है और 157.85 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, 34.73 इनकी एवरेज है और 382 रन इन्होंने स्कोर किए हैं 11 इनिंग्स के अंदर। जबकि फखर जमान को अगर बैटिंग पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो एज एन ओपनर ये 136 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर चुके हैं, जबकि इनकी एवरेज सिर्फ 22.56 थी। इसके अलावा वन डाउन पोजीशन पर सिर्फ 117 का स्ट्राइक रेट, 22.70 इनकी एवरेज और नंबर 4 पोजीशन के ऊपर ओवरऑल कैरियर में 30.21 इनकी एवरेज है, 161.45 का स्ट्राइक रेट है। जबकि 2024 के अंदर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा 155 के ऊपर आया, जबकि एवरेज जो है वो 35 के ऊपर गई है। इसके अलावा नंबर 5 पर फखर जमान ने 12.33 की एवरेज के साथ 102.78 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, जबकि नंबर 6 पोजीशन पर भी फखर जमान एक इनिंग में बैटिंग कर चुके हैं और 21 गेंदों पर इन्होंने 21 रन स्कोर किए थे रन बॉल के स्ट्राइक रेट के हिसाब से। सो मेरे नजदीक जो फखर जमान है उनका जो नंबर है वो नंबर 4 ही बनता है। पाकिस्तान को फखर जमान को नंबर 4 पर ही प्लेस करना चाहिए, क्योंकि फखर जमान जब बीच में आएंगे और बीच में आकर एक तो पाकिस्तान को लेफ्ट हैंड ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा स्पिनर्स के खिलाफ फखर जमान जो है वो 2024 में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।